नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सोच स्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के साथ उसके पन्ने उलट पलट जाते थे। जी, पन्ना खुला हुआ था। उसकी तारीख चमक रही थी, 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी जी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नोटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्ला कर बोली, जा हट, मत छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी, उसे एक कप चाय तैयार दे सकती थी तो कितना अच्छा होता। अचकचाकर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोलूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं, जिससे किसी वस्तु का आकार आका जाता है, लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता है? कब चाहा था मैंने सब कुछ जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और कोई काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से विचार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वो प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव ना हो, जिसके कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलबगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फुलबगिया में? क्रोध, जिद, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितने ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो, फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता चला गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि उसे बांधने से भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिल मिलाती हुई दोपहर थी वह 7 जून 1960। सजा सजाया घर, मोहाविश शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छोटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते हुए महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंसकर आगे डूबा न गया। जीने की इच्छा का कोई तार बराबर आगे आगे और आगे खिंचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लूप से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टीन के साइबान के बेंच पे नीचे इंतजार करती हूँ, और वहां सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती ही कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें फंस कर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने लगी। देखा तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलकाया है। पसीना पोछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि निकट सावधानी से बंधा है। मृत तृष्णा के वो दिन भी कैसे बीते थे। बहुत छोटी बच्ची थी,
मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पर माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फूल बगिया की रात रानी की गंध का झोंका है, शायद फिर कभी नदी के पानी में उग आया कमल मेरी आंखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भाग दौड़ करने लगे थे। मैं क्या समझूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जीविका के कारण 2 कण मेरे आंचल में बचे थे, उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहां दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहां एक काला बिंदु उभर कर डरावने रंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के साइबान में कंपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा था कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ धरती कपाता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की सी निराशा भी हुई कि वहां भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का ना होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक उसी तरह उसी दिन भी एक छोटा सा स्टेशन उसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इस तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली आई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बंबई से यहाँ तक के इस लंबे सफर से कहीं ज्यादा गहरी कुछ बातें थी जो कही नहीं गई, लेकिन सुनी और समझी गई। मेरा श्रीहीन और सौभाग्यविहीन होकर लौटा चेहरा स्नेह सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटे की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटे की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान और सुशिक्षित। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज तय करती थी। हर रोज नापी जाती वह दूरी लंबे लंबे 8 घंटों के काम के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसफस हूँ, और जो पत्थर की चट्टान धकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और चट्टान फिर नीचे लुढ़क आती है। सिसफस के हाथ से छूटी हुई चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था। जब तोरू अपनी तोतली भाषा में पूछ बैठते थी, पापा कब घर आएंगे मम्मी, पापा रात को घर क्यों नहीं आते। वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिस घर कहा जाए वह है कहाँ। तोरू के बात मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते बीतती। नींद और शांति जैसी खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती भी तो कैसे। मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो है नहीं जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे सुनते गए। चलते चलते लगता कि जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव छूटे जाने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है और मैं सूख गई हूँ, इलाज करना होगा। लेकिन इलाज कैसा, किसका? तन के रोग का इलाज होता है, मन के रोग का इलाज? याद ना हो कि उस धुन में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बंबई जाना होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड में यहीं एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ एक नए एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप अगले एपिसोड में क्या चेंजेस चाहते हैं अपनी सजेशन मुझे जरूर देना। मैं आपको मिलती हूँ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।